आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल लाइफ और प्लांट्स पर आप सभी का स्वागत है। तो आज जो पौधों की दुनिया में जो हम जिक्र करने वाले हैं, इसका जो क्रॉप है ये बहुत ही अच्छा, आप नाम सुनोगे और इसका बहुत ही यूज है। तो आज जो आप जो नर्सरी देख रहे हो वो है राइस की नर्सरी। राइस मतलब पैडी या चावल जो हम खाते हैं उसकी नर्सरी। तो चावल जो है राइस और आइजा सेटाइवा और ये ग्रेमनी फैमिली से बिलोंग करता है। तो आज जो हम बात करेंगे कि जो राइस की नर्सरी को कैसे तैयार किया जाता है और कितने मेथड हैं इसके और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो नर्सरी तो वैसे सभी लोग तैयार करते हैं, पर उसमें कुछ यदि सावधानियां रखी जाएं तो हम बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और अपनी हष्ट पुष्ट नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यदि आपकी नर्सरी अच्छी होगी तो आपकी क्रॉप भी बहुत अच्छी होगी। तो नर्सरी बोने से पहले आपको सबसे पहले क्या है, अपनी जो वैरायटी हैं भी आपको कौन सी वैरायटी लगानी है तो उसका सिलेक्शन करना चाहिए। कि तो जो सिलेक्शन है, जो वैरायटी लगाने का जो सिलेक्शन का जो तरीका है वो ये रहता है कि आपको पिछले साल की आपकी परफॉर्मेंस क्या रही थी। जैसे पूसा 11-21 है, PR 14 है, HKR 14 है, HKR 56 है। इन वैरायटियों की परफॉर्मेंस क्या रही थी तो उसका भी आप अनुमान लगाकर आप अगले साल उस वैरायटी को लगा सकते हैं। तो पहली बात यह है कि यदि आपको सीड खरीदना है तो सीड खरीदने से पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको जो सीड है वो अच्छे इंस्टीट्यूट से खरीदना चाहिए। यदि आपको इंस्टीट्यूट मिल जाए, जैसे करनाल में IARI जो एक फार्म है, वहाँ पर क्या धान के बीज काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ मिल जाती हैं। और या NDRI से आप ले सकते हो, ये जो इसमें राइस की वैरायटियाँ मिलती हैं। या फिर आप मार्केट से भी ले सकते हो, पर आपकी जो कंपनी है वो अच्छी होनी चाहिए। कभी क्या होता है कि जब राइस की सीड की शॉर्टेज हो जाती है तो वो क्या करते हैं कि जो पिछले साल का जो सीड रखा हुआ था उसी सीड को आपको दे देते हैं, जिसमें क्या फिर बहुत सारी बीमारियां आती हैं। जैसे नाड़ तोड़ है, उसका जो बकानी रोग है वो बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि वो सिलेक्शन नहीं होता और ये बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये एक बार आपके खेत में आ गई तो ये फिर कई सालों तक फैलती रहती है। तो इस तरह का आपको चुनाव करना चाहिए। तो इसमें क्या दो तरह की वैरायटियाँ होती हैं। वैरायटी में एक तो होती है बासमती सेगमेंट। बासमती सेगमेंट में क्या होता है कि इसके जो सीड में मतलब चावल में अरोमा होता है और इसका जो है लॉन्ग सीड होता है। लॉन्ग सीड मतलब पतला चावल होता है, बारीक चावल जिसे कहते हैं, बारीक चावल होता है और इसका जो दाने में खुशबू होती है। दूसरा होता है मोटा ब्रॉड राइस। ब्रॉड राइस में इसका दाना छोटा होता है और जो है दाने का साइज छोटा होता है और मोटा होता है, जिसे मोटा चावल और पतला चावल कहते हैं। तो इस तरह से इसको दो सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। तो जो मोटे चावल वाली वैरायटी हैं वो अगेती सीजन में लगती हैं, वो पहले लगाई जाती हैं। और जो दूसरे जो होती हैं, जो पतले चावल वाली होती हैं, वो थोड़े बाद में लगती हैं। तो एक इसमें जो आजकल की जो पॉपुलर वैरायटी है वो है 1509। 1509 काफ़ी है, इसका लॉन्ग और थोड़ा पतला चावल होता है पर इसमें अरोमा नहीं होता। तो ये बासमती सेगमेंट नहीं है। तो हमने इसको दो सेगमेंट में बांटा हुआ है। तो आपको वैरायटी का चुनाव अच्छे इस तरीके से करना चाहिए। आपको कौन सी वैरायटी लगानी है, मोटे चावल वाली लगानी है या फिर पतले चावल वाली लगानी है। फिर आता है कि वैरायटी ऐसी होनी चाहिए जो आपको अगली क्रॉप के लिए काम करे। मतलब जैसे कि आपको 1509 लगाना है तो 1509 लगाने के लिए क्या है कि आप उसमें क्या, ये 3 महीने की क्रॉप होती है और उसके बाद आप अगली फसल लगा सकते हो। अगली फसल मतलब इसमें बीच में ज्वार लगा सकते हो या फिर आप कोई भी वेजिटेबल लगा सकते हो, कुकुम्बर वगैरह लगा सकते हो, जुसनी या चप्पन कद्दू वगैरह आपको प्लान करना है तो वो आप लगा सकते हो। तोरिया वगैरह भी इसमें बो सकते हैं और फिर ये उसके बाद आप गेहूँ भी बो सकते हो। तो ये क्या शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है। और PR 14 वगैरह जो है वो मोटी है और थोड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होती है। और बासमती जो सेगमेंट है उसको लेट लगाया जाता है और उसका जो सेगमेंट है वो भी लेट होता है, काफ़ी लेट में पकती है, क्योंकि ठंड जब आएगी तभी इसमें क्या होता है, आपका अरोमा बनता है। तो वो इस तरह से आपको वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए। अब बात आती है कि आपको सीड, तो सीड जो है मार्केट से आप लाना है तो सीड क्या है, वो बोलते हैं कि ट्रीटेड है, पर आपको उस पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। आपको जो सीड खरीदने के बाद आपको सीड ट्रीटमेंट करना ही चाहिए, क्योंकि वो श्योरिटी रहती है जब तक। तो आपको श्योरिटी के लिए आपको सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। और सीड ट्रीटमेंट का क्या तरीका रहता है कि आपके एरिया में यदि कोई बीमारी यदि पिछले साल आपने देखी है तो स्पेशल उसके लिए ट्रीटमेंट करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आप क्या करें, उसकी दूसरी ऐसी वैरायटी चुन सकते हैं और कोई भी दवाई आप ट्रीटमेंट कर दें। पर ट्रीटमेंट आपको ज़रूर करना ही चाहिए। तो ट्रीटमेंट करने का जो तरीका है, बीज उपचार का तरीका, दो तरीके हैं। एक सूखी विधि से उपचार करना और एक गीली विधि से उपचार करना। तो जो इसमें जो गीली विधि है उसका जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका है।
गीली विधि में क्या करते हैं कि आप सीड का जो पानी होता है, आपने जो सीड खरीदा, उसके सीड के खरीदने के बाद उसमें जो जितना उसको पानी की आवश्यकता होती है, उस पानी में आप फंगीसाइड मतलब कवकनाशी और जो है आपके बैक्टीरियासाइड आप मिलाकर और उसमें सीड को डाल दिया जाता है। और साइड डालने के बाद 24 घंटे उसको छोड़ दिया जाता है, तो वो पानी को सोख लेता है सारा की सारा पानी, और उसके क्या सिस्टम में चला जाता है। और फिर उसको 24 घंटे के बाद आपको क्या करना है, उसको एक ढेर बनाकर, ढेर नहीं बनाना, उसको एक पतली तय 4 से 5 सेंटीमीटर तय बिछाकर उसको छोड़ देना है 10 से 12 घंटे के लिए, और किसी गीली बोरी से ढक देना, जिसमें से उसमें से क्या है अंकुर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो फिर इसकी आप बुवाई कर सकते हैं। ये बुवाई ये हो गया आपका गीली विधि। सूखी विधि में क्या होता है कि सूखी विधि में आप सीड को पहले से आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सीड ट्रीटमेंट कर कर आप सूखी विधि में सीड ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद उसको थोड़ी देर 4 से 5 सेंटीमीटर आप एक लेयर बनाकर छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आपको पानी में मॉइस्चर देना होता है। मॉइस्चर देने के कारण क्या है, सीड जो दवाई है आपकी वो सीड के ऊपर चिपक जाती है, और कुछ 4 से 5 आपको 10 से 12 घंटे के लिए गीले फर्श पर और बोरी भी ढककर आपको छोड़ देना चाहिए। फिर उसके बाद 10 से 12 घंटे के बाद उसको पानी में भिगोया जाता है 24 घंटे के लिए, और 24 घंटे के बाद पानी से निकाल कर उसे फिर छोड़ दिया जाता है, और फिर उससे जो अंकुर निकल जाते हैं मतलब गुंडे निकल जाते हैं, उसके बाद उसको सीड को बोया जाता है। तो ये हुआ आपका सीड ट्रीटमेंट का तरीका। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयाँ जो मतलब ईजाद की गई हैं, वो मार्केट में आपको वैसे तो बहुत सारी मिल जाएंगी, पर एक बेसिक तरीका है। यदि आपको आपके खेत में फंगस या कवकनाशी का पिछली बार प्रकोप रहा है, या फिर बकानी का मतलब ज़्यादा प्रकोप रहा है, तो आप क्या करें, या नहीं भी रहा तब भी आपको ट्रीटमेंट करना है। तो इसके लिए क्या है, बेविस्टिन सूखी विधि के लिए 4 ग्राम प्रति केजी सीड, 1 किलो सीड के लिए 4 ग्राम दवाई लेनी है, और 1 ग्राम आपको स्टेप्टोसाइक्लिन का मिक्सचर बनाकर आपको उसमें सीड को शॉक कर देना है। इस तरह से आपको उपचार करना है। तो इस तरह से आपको बेविस्टिन है या ट्राइक्लोजेल है या बहुत सारी आपको दवाइयाँ आती हैं वो हैं। पर इसमें एक बहुत सावधानी रखने का तरीका क्या है, आपको जो सीड को क्या है कभी भी ढेर नहीं बनाना। ढेर बनाने से क्या होता है कि सीड में क्या गर्मी बन जाती है, और गर्मी बनने के कारण उसके अंकुर नीचे का अंकुरण कम हो जाता है, और ऊपर का जो अंकुरण काफ़ी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए क्या करना है, आपको 4 से 5 सेंटीमीटर एक तह बनाएं और उस पर गीली बोरी बिछा दें, जिसके कारण आपका सीड ट्रीटमेंट हो जाता है। ये तो हुआ आपका सीड ट्रीटमेंट। अब आगे आती है कि नर्सरी बोने का तरीका। तो नर्सरी बोने के लिए जो है इसकी 3 विधि प्रयोग की जाती हैं, एक वेट मेथड, एक ड्राई मेथड और एक डेपोंग मेथड। तो वेट मेथड का हम पहले जिक्र करते हैं। वेट मेथड गीली विधि। तो गीली विधि में क्या होता है, इसमें क्या है, एक क्यारी बनाते हैं और क्यारी बनाकर उसमें पर्डिंग करते हैं। पर्डिंग मतलब उसमें पलेवा जैसा मतलब पाड़े काटना हो जिसे बोलते हैं, उसको अच्छे से लेई बना देते हैं, और लेई बनाने के बाद उसमें सीड को उसमें मिला दिया जाता है, सीड को बो दिया जाता है, और जिससे पानी काफ़ी लगता है। तो ये है आपकी गीली विधि। सूखी विधि में क्या होता है कि आपको क्यारी बना दी जाती है और सीड को छिटक दिया जाता है, और फिर उसके बाद उसमें पानी दिया जाता है। ये होती है सूखी विधि। तो जो सूखी विधि का चलन आजकल काफ़ी कम है, गीली विधि जो है ज़्यादातर यूज की जाती है। तीसरा मेथड है डेपोंग मेथड, या इसको मैट मेथड भी बोलते हैं। डेपोंग मेथड में क्या होता है कि सीड को या तो सीड ट्रे में या फिर पक्के फर्श पर या पॉली हाउस वगैरह में इसको तैयार किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, सीड को ट्रे मतलब कोकोपीट की लेयर या फिर सीड ट्रे आती हैं, उसमें सीड को सीधे डाल दिया जाता है, और उसमें सिर्फ और कोई मीडिया नहीं होता, उसमें आपके न्यूट्रेंट वगैरह दिए जाते हैं। जो भी न्यूट्रेंट का शेड्यूल होता है काफ़ी अच्छा शेड्यूल होता है, और जो ये विधि है काफ़ी महंगी विधि होती है, इसलिए इसका यूज काफ़ी कम किया जाता है। और इस विधि में जो नर्सरी है वो 14 से 15 दिन में तैयार हो जाती है, और ये बहुत ही महंगी होती है, पर ये प्रचलन में काफ़ी कम है। यदि आपको मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग करना है, यदि मशीनों से ट्रांसप्लांटिंग करना है, तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है, और ये ट्रे में किया जाता है या पक्के फर्श पर तैयार किया जाता है, और ये भी काफ़ी अच्छी विधि है, और 14 से 15 दिन में आपकी नर्सरी तैयार होकर खेत में लग जाती है। और इसमें जो है इसका उपज भी काफ़ी आती है, क्योंकि कल्ले इसमें बहुत ही ज़्यादा निकलते हैं, और इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो नर्सरी तैयार करने के लिए आपको जो एरिया चाहिए, वो एरिया की जो ज़रूरत होती है, जितना आपको नर्सरी लगाना है, मतलब जितना आपको खेत लगाना है, मान लो 1 एकड़ खेत लगाना है, तो उसका 10वां हिस्सा आपको
नर्सरी तैयार करनी चाहिए। मतलब 10वां हिस्सा, मतलब यदि आपको 10 कनाल एरिया लगाना है तो 1 कनाल में आपको नर्सरी तैयार करनी चाहिए। ये जो है साइंटिफिक तरीका है। इससे क्या है कि जो जड़ें उसकी बहुत ही मजबूत बनती हैं और पेड़ जो शुरू से ही स्ट्रॉन्ग बनता है। पर आजकल क्या चलन है कि ज़्यादातर क्या लोग क्या करते हैं, बहुत ही छोटी सी क्यारी बनाते हैं और उसमें सारा सीड डाल देते हैं, और उससे जिससे क्या है पतले पौधे काफ़ी बारीक बनते हैं और जो बाद में क्या है बीमारी का कारण बनते हैं और काफ़ी सारी बकानी या झंडे रोग निकलना, वो निकलना, ये काफ़ी समस्याएं आपकी पैदा होती रहती हैं। जैसा आपने देखा होगा आजकल जब बकानी की समस्या काफ़ी आ रही होती है, क्योंकि वो एरेशन नहीं होता कि आप थोड़े एरिया में ज़्यादा सीड का डालते हैं। तो आपको सीड रेट जो है 1 एकड़ के लिए कम से कम 5 केजी सीड आपको बोना चाहिए। ये क्या बहुत ही ज़रूरी होता है। आजकल क्या बहुत ही पर सीड जो है लोग क्या 3 से 4 किलो ही सीड बोते हैं, और जिसमें से भी क्या है वो अच्छे से नहीं लगाते, और क्या जो लगाने वाले हैं वो काफ़ी दूर दूर लगाते हैं। इसलिए क्या है कि आपको थोड़ा खुला यदि बोएंगे तो उससे कल्ले पहले ही निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जो अगेती विधि है, उस अगेती जो मेथड मतलब लगाने का ट्रांसप्लांटिंग का जो डिस्टेंस है वो 20 से 20 सेंटीमीटर, प्लांट से प्लांट की दूरी 20 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर, और लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो लेट विधि है उनमें 15 लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर और प्लांट से प्लांट की दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि ये नहीं हो पाता, इसीलिए हमारा उत्पादन कम होता है। और एक जगह जो ट्रांसप्लांटिंग करना है जो पौधा, वो 2 से 3 पौधे करने चाहिए। ठीक। अब आता है नर्सरी को, जो हमारे 3 मेथड थे, अब उन मेथड में हमको नर्सरी का तैयार कैसे करना है। तो नर्सरी का जो आप देख रहे होंगे इस तरह से ये फील्ड तैयार किया हुआ है। ये क्या है, आपका फ्लैट मेथड है। फ्लैट मेथड में क्या होता है कि बस एक क्यारी बनाई और उसमें क्या है आपने सीड को बो दिया। तो ये जो मेथड है बहुत ही अच्छा नहीं होता, और पानी का निकास का प्रबंध किया जाता है, जैसे यहाँ पे किया गया आप देख रहे होंगे, एक तरफ से पानी आता है और दूसरी तरफ से निकाल दिया जाता है, जिससे क्या न्यूट्रेंट आपके चले जाते हैं, और आप नर्सरी भी देख रहे हो थोड़ा पीलापन आ जाता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रेंट की संख्या कम होती जाती है। ये क्या है बहुत अच्छी विधि नहीं है। तो ये फ्लैट मेथड जिसे बोलते हैं। तो एक होती है उठी हुई क्यारियाँ। यदि आप उठी हुई क्यारियाँ बनानी चाहिए, उठी हुई क्यारियाँ क्या है, एक क्यारी की जो चौड़ाई है वो 2 से 3 मीटर रखनी चाहिए, 3 मीटर के आसपास, और जो है उसकी जो बेड की ऊंचाई है 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। ये उठी हुई क्यारी। इसमें जो आप नर्सरी तैयार करोगे ये बहुत ही अच्छी नर्सरी तैयार होती है, और जब आपकी नर्सरी अच्छी होगी तो आपका जो है आगे प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से करना चाहिए। जर्नल लोग ये करते हैं, बस नर्सरी बो दिया और जैसे भी उगेगा वैसे उग जाए, और उसको बस बाद में आप लगा दो, तो जिससे क्या हमारा उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है। तो आपको यदि ये भी नहीं कर सको तो आपको क्या करना है, जैसे आप ये देख रहे होंगे, यदि इसके चारों तरफ की यदि थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल दी जाए, जिससे एक्स्ट्रा पानी निकल कर इससे चारों तरफ रहे, और खेत में इसमें नर्सरी में पानी भरा, इस तरीके से पानी नहीं भरना चाहिए जैसे यहाँ पर भरा हुआ है, और फिर आप नर्सरी तैयार करोगे तो काफ़ी अच्छी नर्सरी तैयार होगी। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका रहेगा। तो 2 तरह की होती हैं, उठी हुई क्यारियाँ और फ्लैट मेथड। तो फ्लैट मेथड जो है आपको बहुत ही इतना अच्छा नहीं रहता, आपको जो उठी हुई क्यारियाँ ही बनानी चाहिए। अब बात आती है नर्सरी। तो नर्सरी तैयार करने के लिए आपको 1/10 भाग, मतलब 10वां हिस्सा आपको नर्सरी तैयार करने के लिए एरिया चाहिए। तो इस एरिया को जो करने तैयार हो जाए, इसमें क्या आपको नीचे जो है इसमें DAP, FYM, तो एक 10वें भाग में आपको 10 kg DAP और 4 से 5 kg यूरिया और FYM इसमें मिला देना चाहिए। और नर्सरी तैयार करने के लिए आपको जो है ऐसा स्थान चुनना चाहिए जो थोड़ा ऊंचा हो और थोड़ा अच्छा फर्टाइल हो, और जहाँ पे पेड़ पौधे मतलब बड़े पेड़ ना हो, जिसके कारण उस पर छाँव ना पड़े और पानी जल्दी से मतलब उपलब्ध हो जाए। तो ऐसे ही आपको करना चाहिए, और इसमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। पानी जो है आपको सुबह शाम लगाना चाहिए, और ज़्यादातर कोशिश रहे पानी आप शाम को ही लगाएं। शाम को आपको पानी को में क्यारी को भर दें, और सुबह आते ही जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल देना चाहिए। दिन भर इस पर पानी नहीं भरा रहना चाहिए, क्योंकि मई जून में क्या है धूप बहुत ही ज़्यादा होती है। और नर्सरी जो बुवाई का समय है वो 15 मई से शुरू हो जाता है। 15 मई से लेकर 15 जून तक आप इसकी सोइंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सीड ट्रीटमेंट करना है और नर्सरी की बुवाई करनी है। अब आती है नर्सरी की केयर। तो नर्सरी की केयर क्या रहता है, आपको इसमें जो है जब आपको लगे कि आपकी नर्सरी पीली पड़ रही है या जल रही है, तो आपको चिलेटेड जिंक आता है, वो 1 ग्राम
पर लीटर के हिसाब से आपको स्प्रे करना चाहिए। चेलेटेड जिंक क्या रहता है कि आपकी नर्सरी को हीट स्ट्रेस से बचाता है, तो जिससे कि आपकी नर्सरी बहुत अच्छी तैयार होती है। और जिंक आप शुरू में देते रहेंगे, क्योंकि राइस में जो है नाइट्रोजन जिंक की डेफिशिएंसी काफ़ी पाई जाती है, जिसके कारण खैरा रोग हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको जिंक पहले ही दें। और जिंक क्या, ये बर्निंग से भी आपको बचाता है, आपकी नर्सरी को बचाता है। और फिर इसमें आप क्या है NPK 19-19 या 20-20 का स्प्रे करते रहें। 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करें, जिससे आपकी नर्सरी को सारे न्यूट्रेंट मिलेंगे और ग्रीन रहेगी। इस तरह से आपकी जो नर्सरी है 20 से 25 दिन में आपकी नर्सरी, यदि अच्छी हष्ट-पुष्ट नर्सरी है तो 20 से 25 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जानी चाहिए और प्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। प्लांटिंग करने से पहले नर्सरी का जब 20 से 25 दिन की नर्सरी हो जाए, 4 से 5 पत्तियां इस पर आ जाती हैं, उससे पहले क्या आपको 1 से 2 दिन पहले ये नर्सरी में DAP 4 से 5 kg और यूरिया 1 kg के हिसाब से आपको डाल देना चाहिए। और NPK का स्प्रे करना चाहिए। और फंगी और इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड, बेविस्टिन या स्टेप्टोसाइक्लिन, इस तरह का कोई भी न्यूट्रिएंट आपको स्प्रे कर देना चाहिए। और दूसरा आपको क्लोरोपाइरीफॉस का भी आपको इसमें क्या पानी के साथ मिलाकर नर्सरी में डाल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही कम कॉस्ट आएगी, जिससे आपके सारे आप यहाँ पर स्प्रे करके ले जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से कम 20 से 25 दिन आपको नर्सरी को केयर हो जाता है। और नर्सरी केयर होने के बाद प्लांट यदि आप ये स्प्रे करके ले जाते हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ऐसी नर्सरी को लगा देते हैं, फिर वहाँ पर आते ही इंसेक्ट आना शुरू हो जाता है, राइस वीवल आना शुरू हो जाता है, जिससे क्या पौधे मरते हैं। फिर आपको क्या है स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस बहुत लगता है पूरे एकड़ में, प्लांट में दोपहरी में प्लांटिंग करते हैं तो इससे क्या होता है स्ट्रेस लगता है। तो यदि आप NPK का स्प्रे और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे और फंगीसाइड का स्प्रे कर यहाँ से ले जाते हैं, नर्सरी प्लांट करते हैं, तो आपको 20 से 25 दिन आपकी फसल अच्छी रहती है, जिसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस तरह से आपको क्या है पहले से प्लानिंग करके नर्सरी की प्लांटिंग करनी चाहिए। इस तरह से रहा नर्सरी का ये। तो नर्सरी की प्लांटिंग उखाड़ते समय ये ध्यान रहे कि उसके जड़ें कम से कम टूटें और अच्छा से पानी भरा होना चाहिए, जड़ें ज़्यादा रहनी चाहिए और उसको प्लांट करना चाहिए। एक जगह पर कम से कम 2 से 3 प्लांट आपको लगाने चाहिए, और ताकि ये रहे कि तभी आपका प्रोडक्शन आएगा और आप देखेंगे आपका प्रोडक्शन पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये आप बार बार रिकमेंड करें, जो लगाने वाली लेबर है उसको बोलें कि 2 से 3 प्लांट आपको लगाना ही लगाना है। इस तरह से आप उनको रिकमेंड करें, क्योंकि इससे क्या है कि और डिस्टेंस बना के रखें। डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, 15 से 15 सेंटीमीटर राइस के लिए अर्ली के लिए है, और लेट के लिए 20 बाई 20 पर आपको प्लांट लगाना चाहिए, जिससे कि आपकी क्रॉप प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ेगा और अच्छी हष्ट-पुष्ट रहेगी। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और राइस की नर्सरी तैयार करते टाइम यदि आपको कोई भी समस्या आए, कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरे मोबाइल नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। जो मेरा मोबाइल नंबर है 9728387719। और जो भी यदि आपको भी इसके अलावा यदि कोई जानकारी है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि राइस की नर्सरी में यदि कोई दिक्कत है या कुछ है। तो अभी मेरा एक क्वेश्चन है, आप जानते होंगे, राइस की नर्सरी तैयार करने के लिए 1 एकड़ खेत के लिए कितने एरिया की आवश्यकता होती है? मेरा क्वेश्चन है भाई, आपको 1 एकड़ यदि राइस नर्सरी 1 एकड़ आपको 1 एकड़ खेत में यदि आपको प्लांटिंग करनी है, उसके लिए कितने एरिया में नर्सरी उगानी चाहिए? तो नर्सरी का जो एरिया कितना रहेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और इससे नर्सरी से कोई भी रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। बाय बाय।